Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am your science teacher Ms. Ramsha, and today we will study unit number 2, transportation in plants and human. It is a continued lecture of this chapter. If you remember the student, in my last video we will talk about transpiration, but today we will learn translocation. The carbohydrates manufactured as a result of photosynthesis in the leaf are transported to the roots and other parts of a plant through phloem vessels. ट्रांसलोकेशन क्या है हमारे पास, कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट जो है वो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं द रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द लीव, यानी कि लीफ के अंदर जो है वो फूड प्रिपेयर होता है। यानी कि आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं क्लोरोफिल सनलाइट की मौजूदगी में, ठीक है। और वो जो प्रोडक्ट होता है आपके पास, जो वो फूड जो है वो किस फॉर्म में प्रिपेयर होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये भी ग्लूकोज की ही टाइप्स है। शुगर कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लीफ के अंदर क्या मौजूद होता है, क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, ठीक है। और वो ट्रांसपोर्ट होते हैं रूट्स तक एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि वो रूट्स तक और प्लांट के मुख्तलिफ पार्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। क्या फूड ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू फ्लोएम वेजल्स, किसके ज़रिए, फ्लोएम वेजल्स के ज़रिए। हमने पढ़ा था कि वेस्कुलर बंडल्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास दो टाइप के वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। पूरे प्लांट की बॉडी में वाटर के ट्रांसपोर्ट जो है वो जाइलम वेजल्स करती हैं, जाइलम टिश्यू। और अगर फूड ट्रांसपोर्ट होना होता है पूरी प्लांट की बॉडी में तो वो कौन ट्रांसपोर्ट करते हैं, फ्लोएम टिश्यू। तो यहाँ ये बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू बनते हैं वो फ्लोएम वेजल्स के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होते हैं पूरी प्लांट की बॉडी में। द मूवमेंट थ्रू फ्लोएम वेजल्स कैन बी बाय डायरेक्शनल। ये जो मूवमेंट है फ्लोएम वेजल्स की ये बाय डायरेक्शनल होती है, मतलब दो डायरेक्शन में होती है। द फूड फ्रॉम द लीफ इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वेयर इज नीडेड। फूड जो है वो लीफ से ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के हर उस पार्ट तक जहाँ पर उसको ज़रूरत होती है फूड की। द फ्लो ऑफ फूड, सक्रोज, शुगर, हार्मोन्स, अमाइनो एसिड्स फ्रॉम द लीफ टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम वेजल्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। आपके पास जो फूड है वो फ्लो करता है, जिसमें फूड के अंदर क्या मौजूद होते हैं, सक्रोज भी हो सकता है, शुगर भी हो सकती है, हार्मोन, अमाइनो एसिड्स। ये लीव से कहाँ पर जाते हैं, प्लांट के रेस्ट पार्ट तक। और इन्हें कौन लेके जाता है, फ्लोएम वेजल्स लेके जाती हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपके पास, ट्रांसलोकेशन कहलाता है। वी नो हाउ फूड एंड वाटर इज़ कैरीड टू द फोटोसिंथेटिक सेल इन प्लांट्स, के आपके पास फूड और वाटर जो है वो हर फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर कैसे जो है वो पहुंचता है। उसके अलावा लेट अस सी हाउ डाइजेस्टेड फूड इज़ कैरीड टू द न्यूमरस सेल इन ह्यूमंस। इंसान के अंदर बहुत सारे सेल हैं, न्यूमरस सेल हैं, तो हर डाइजेस्टेड फूड जो है वो हर सेल के अंदर कैसे पहुंचता है। सो लेट अस स्टडी द ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। के प्लांट्स के अंदर तो हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ ली, जाइलम और फ्लोएम के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती है, मगर इंसानों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है तो वो हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। द ह्यूमन बॉडी नीड्स टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन टू द बिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी। कि ह्यूमन बॉडी जो है उसको ज़रूरत होती है डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट होने की और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट होने की, यानी कि बॉडी के हर सेल तक। बिलियंस ऑफ सेल यानी कि बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं तो हर सेल के अंदर जो है वो डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। सिमिलरली इट नीड्स टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द सेल फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, यानी कि हर सेल तक जो है जो आपके पास फूड है, रिमूवल फूड, वो भी हर सेल तक ट्रांसपोर्ट होता है। द ह्यूमन बॉडी इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो नेटवर्क बना हुआ होता है ब्लड वेसल्स का टू डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन, ताकि हर बॉडी के सेल तक जो है न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके तो ऑल द सेल्स, हर सेल तक। दिस सिस्टम इज़ नॉन एज सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये सिस्टम क्या कहलाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। की पूरी बॉडी के अंदर फूड, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, सर्कुलेट होती है, तो ये सिस्टम क्या कहलाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। The circulatory system can be defined as organ system that transports nutrition such as amino acids and electrolytes, gases, hormones and waste product to and from the cells. Instead of water, the medium used to transport this material in human is blood.
सर्कुलेटरी सिस्टम को डिफाइन कैसे किया जाता है? ये ऐसा ऑर्गन सिस्टम होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन में आपके पास अमीनो एसिड्स भी आ जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी आ जाते हैं, बहुत सारी गैसेस भी आ जाती हैं, हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट भी हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुँच जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना, ये सर्कुलेट करना पूरी बॉडी में, ये सिस्टम जो पूरी बॉडी के अंदर इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, सर्कुलेट करता है, सिस्टम कहलाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ तक कि वाटर भी क्या करता है, पूरी बॉडी में हमारे सर्कुलेट होता है। अब मीडियम क्या है जो कि इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, कि चीज़ों को हर बॉडी के सेल तक लेके जाता है, वो मीडियम हमारे पास है ब्लड। क्योंकि ब्लड ही ऐसी चीज़ है जो पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन भी सप्लाई करता है, ऑक्सीजन भी सप्लाई करता है, वेस्ट मटेरियल भी, हर सेल तक जो जो चीज़ें पहुँचनी होती हैं वो ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड। तो ब्लड क्या है आपके पास? मीडियम है सर्कुलेशन का। कंपोनेंट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, आपके पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के? The organs of circulatory system are heart, blood vessels, blood. Let us discuss each of these in detail. First of all, heart. The heart is the most important organ of the circulatory system. Circulatory system का most important जो organ है वो क्या है? heart, क्योंकि ब्लड को पंप जो है वो हार्ट ही करता है। इट इज़ द पंपिंग स्टेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये इंसान का क्या है? ह्यूमन बॉडी का पंपिंग स्टेशन है, क्योंकि ब्लड को पंप जो है पूरी बॉडी के अंदर वो हार्ट ही करता है। इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ द चेस्ट कैविटी। ये जो है सेंटर में पाया जाता है और थोड़ी चेस्ट कैविटी के मतलब लेफ्ट के अंदर पाया जाता है। इट इज़ कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। ये एक मेम्ब्रेन से बारीक से झिल्ली से कवर्ड होता है, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, जो कि हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। द हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू द 4 चैम्बर, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। So what is atria? The 2 upper chamber of the heart are called atria. जो हार्ट के 2 upper chamber होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके पास atria कहलाते हैं। A wall of muscles called the inertial septum separates the right and the left atria. आपके पास जो वॉल है, यानी कि जो इस चैम्बर की जो वॉल है वो कहलाती है इनर्शियल सेप्टम, जो कि सेपरेट्स करती है राइट को और लेफ्ट एट्रिया को। The right atrium is larger and has thinner walls than the left one. जो राइट एट्रियम है वो आपके पास बड़ा होता है और बारीक भी होता है लेफ्ट के मुकाबले में। एंड ओपनिंग कनेक्ट्स द राइट एट्रिया टू द राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम में से एक ओपनिंग निकल रही होती है जो कि उसे कनेक्ट करती है राइट वेंट्रिकल से। दिस ओपनिंग इज़ गार्डेड बाय अ वॉल्व कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये ओपनिंग जो है, जो वॉल्व हैं, ये क्या कहलाते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व कहलाते हैं। द ट्राइकस्पिड वॉल्व अलो ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल बट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम फ्लोइंग बैक टू द राइट एट्रियम। और फिर वापस जो ब्लड है वो कहाँ पर पहुँच जाता है? राइट एट्रियम में। अनदर वॉल्व कॉल्ड बायकस्पिड वॉल्व। इसी तरीके से एक और वॉल्व पाया जाता है आपके पास, जिसे हम कहते हैं बायकस्पिड वॉल्व। प्रिवेंट द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल बैक टू द लेफ्ट एट्रियम, जो कि क्या करता है? ब्लड को फ्लो करता है लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम इस डायग्राम के ज़रिए जो है वो आसानी से समझ लेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा कि हार्ट के अराउंड, ह्यूमन हार्ट के अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, जो कि उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उसके अलावा 4 चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम। अब आपके पास सबसे पहले जो है पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है वो ब्लड कहलाता है ऑक्सीजनेटेड, और वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती वो ब्लड कहलाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सबसे पहले किस चैम्बर में आता है? राइट एट्रियम के अंदर आता है। ठीक है, अब राइट एट्रियम से आपके पास ये ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पास पहले राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। और किसके ज़रिए आता है? यहाँ पर बीच में मौजूद होते हैं 3 तरीके के वॉल्व, जिसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। जब ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है तो ये वॉल्व जो है ये बंद हो जाते हैं, ताकि ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो सके, यानी कि ब्लड वापस जो है वो राइट एट्रियम में ना पहुँच जाए। इस वजह से ये ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो बंद हो जाते हैं।
फिर आपके पास ये राइट वेंट्रिकल जो है ये ब्लड जो है वो लंग्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमारी लंग्स के अंदर ही जाती है। तो लंग्स के अंदर जब ये ब्लड जाएगा तभी इसके अंदर ऑक्सीजन शामिल होगी और ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा। तो लंग्स तक इसको कौन लेके जाती है? आपके पास दो तरीके की वैन्स होती हैं, वो ब्लड वेसल्स होती हैं, एक होती है आर्टरी और दूसरी होती है वैन। आर्टरी के पास आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वैन के पास आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब हमारे पास राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ब्लड जो है वो कौन लेके जाता है? पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है। पल्मोनरी का वर्ड स्टूडेंट आप याद रखिएगा, जब भी आपके पास लंग्स की पल्मोनरी का वर्ड कहीं भी आप सुने तो आप समझ जाइएगा कि किसकी बात हो रही है, लंग्स की बात हो रही है। ठीक है, तो अब आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स तक लेकर आएगी वो आर्टरी लेकर आएगी। ठीक है, और आपके पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी वो कौन सी होगी? वो वैन होगी। अब हमारे पास लंग्स के पास आ रहा है ब्लड, तो इसलिए हमने पल्मोनरी का वर्ड लगा दिया, यानी कि राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक आएगा और कौन लेकर आएगी? पल्मोनरी आर्टरी लेकर आएगी। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होंगी, यानी कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट होगी और ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी ब्लड के अंदर। उसके बाद आपके पास ये ब्लड जो है वो लेफ़्ट एट्रियम के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। अब लेफ़्ट एट्रियम के अंदर जो है वो कौन लेके जाएगी? वो पल्मोनरी, यहाँ से लेके जा रही है ना, लंग्स से निकल रही है आपके पास ब्लड, तो वो कौन लेके जाएगी? पल्मोनरी वैन लेके जाएगी। जैसे हमने बोला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी के पास है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वैन के पास है। तो पल्मोनरी वैन जो है वो लेफ़्ट एट्रियम के अंदर ब्लड को लेके जाती है। फिर ये क्या करता है? चैम्बर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और आपके पास जो ब्लड है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इसी तरीके से जिस तरीके से इन 3 वाल्व के ज़रिए ब्लड इधर आ रहा था, इसी तरीके से यहाँ भी 2 वाल्व प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं बायकस्पिड वाल्व। इन बायकस्पिड वाल्व के ज़रिए जो ब्लड है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद हार्ट में बीच में जो है वो एक मेन टाइप की नाली प्रेजेंट होती है जिसे हम एरोटा बोलते हैं। फिर उस एरोटा, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल क्या करता है? वो तमाम ब्लड उस एरोटा को ट्रांसपोर्ट कर देता है और इस तरीके से एरोटा क्या करता है? हार्ट के जरिए पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देता है। Hopefully student, you understand my lecture. I will continue my lesson in my another video. Inshallah we will meet you in another video with my another topic. Till then, take care and Allah Hafiz.